Hi everyone. So thanks for joining again. Now, if you will see your syllabus, एक बार please आप लोग go through कर लीजिएगा अपने syllabus को, so that you will also have an idea about it कि हम लोग कितना कर चुके हैं और क्या रह गया है. जो भी कुछ queries रहेंगी वो तो हम बाद में लेते रहेंगे, और अगर हमारे पास classes बचेंगी तो हम उसको रिवीजन या रिपीट कर लेंगे. अगर कुछ भी आप कहेंगे कोई भी टॉपिक तो हम वो सब कर लेंगे. बट अभी मैं एक सेकंड, मैंने आपको एलपीजी वाला ये वाला दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am, visible. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन. तो हमने पिछली क्लास में 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. हमारे ही सिलेबस के फाइनल जो था मॉड्यूल, उसके 2 टॉपिक्स कवर हुए. आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से है, एंड सेंसेक्स. ठीक है, इस पर आपको मे बी शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है. आई डोंट फाइंड कि बहुत बड़ा इस पर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकेगा. बट जो मैंने टॉपिक कवर करा उसके हिसाब से आई थिंक शॉर्ट नोट ही आना चाहिए. और आप अपने प्लीज़ पुराना जो पिछले साल के सिलेबस का क्वेश्चन पेपर्स है ना, वो एक बार देख लीजिएगा वाईएमसीए के कि क्या है. ऑल्दो इट इज़ आई थिंक सेकंड टाइम फॉर यू गाइस कि क्वेश्चन पेपर्स पुराने बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं, किस बेसिस पर कैसे हुआ है. और मैंने एक 2 क्वेश्चन पेपर्स देखे भी थे इकोनॉमिक्स के, तो उसमें ही तो ये सब चीज़ें एज ए शॉर्ट नोट ही आई हुई थी. बट आई थिंक वो सिलेबस अलग होगा मे बी. आपके पास है मैम पेपर? नहीं, पेपर्स नहीं है मेरे पास बेसिकली, बट मैंने वो पेपर कुछ देखे थे जो रीअपियर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, वो मैंने देखे थे. तो वाईएमसी के? हम्म, वो वाईएमसीए के भी नहीं थे बेसिकली, वो थे तो एमडीयू के ही. तो वाईएमसीए के क्वेश्चन पेपर्स हमारे लिए लेना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है. अपनी लाइब्रेरी से या एचओडी से किसी से ऐसे बात कर देखिए जो कि आपको. लाइब्रेरी में नहीं है मैम, नहीं है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मैंने भी हाँ पता किया था, लेकिन लाइब्रेरी में अपने एचओडी से अगर आप हेल्प कर बोलेंगे करवाने, तो वो कहीं ना कहीं से शायद अरेंज करवाएं, या तो यूनिवर्सिटी से ही बात करवाएं, या कुछ ऐसा करें. क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है. तो आप एक बार अगर क्वेश्चन पेपर्स रेफर कर लेंगे ना, तो आपके लिए ईजी होगा. एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पर बड़ा क्वेश्चन आता है, या किस तरह से फ्रेम करती है क्वेश्चन वाईएमसीए. सर वो मैम, सर वो कह रहे थे कि हमारे तो सेंटर अरावली में पढ़ा था ना, तो वहीं से लेके आओ पेपर। कहाँ से? अरावली कॉलेज में दिए थे ना हमने पेपर। अच्छा. इनका थोड़ा एप्लीकेशन का इशू है ना, तो उस चक्कर में गया था. हमारा पेपर कॉलेज में हुआ नहीं, तो उस वजह से पेपर भी नहीं आ क्योंकि अच्छा, पाया. वो ऐसा हो सीनियर वालों सकता का है. एग्जाम अरावली में हुआ था। अच्छा अच्छा. तो सीनियर किसी कोई सीनियर के कनेक्शन में नहीं, आप में से कोई एक सीनियर से बात करके उनसे नहीं, पेपर ले लो ना, क्लिक करा के उस पे फोन पे या कहीं पे ऐसे मांग लो. क्वेश्चन पेपर्स तो रोज रहते ही हैं सभी के पास, पेपर देने के बाद हम क्वेश्चन पेपर ले आते हैं. तो अगर कहीं से किसी एक को भी मिलता है, ग्रुप में आप डाल सकते हो, सीआर को दे सकते हो, या मुझे दे सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी. सब कुछ तो हेल्प हो जाएगा ना उससे, एटलीस्ट एक आइडिया लग जाएगा. इट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइज. अदरवाइज अपने एचओडी से प्लीज बात करिए, या मैनेजमेंट से, कि किस तरह से आपको 1 या 2 पेपर्स यूनिवर्सिटी से मंगा के दे सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, सो दैट यू विल जस्ट हैव द आइडिया. ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बट फिर भी एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि किस तरह से पेपर आते हैं, या कौन से टॉपिक में बड़े पेपर आ सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स पे आते हैं तो वो किसके हिसाब से देते हैं, या ऑल दैट. ठीक है, वो आप देखने की कोशिश करिएगा. एंड वी विल, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है आपका, 2-3 टॉपिक्स ही बचे हैं सिर्फ. वी विल कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट इट. और दूसरी बात कि आप मुझे ये बताइए कि असाइनमेंट्स और उसका क्या स्टेटस है. असाइनमेंट्स का आपका 5th असाइनमेंट आपको 20th को देना है. 20th तक प्लीज़ दे दीजिएगा. मैं 21st को कॉलेज को रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी विद ऑल योर मार्क्स ऑफ द एमसीक्यूज एज वेल एज दी दिस असाइनमेंट्स. तो हमारा एक एमसीक्यू भी बचा हुआ है. जो टॉपिक्स अब हमारे बच गए हैं और जो मैंने बाद में कवर किए हैं एमसीक्यू 4 के बाद, उन सारे टॉपिक्स, वही सारे टॉपिक्स सिलेबस हैं आपके एमसीक्यू 5 के लिए, जो कि फ्राइडे को होगा वही सेम टाइम पर. ठीक है, 5:30. तो आप लोग उस साइड के साथ ये टॉपिक्स जो हैं रेडी भी करते रहिए. मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो भी मैं कवर कर रही हूँ सब ग्रुप में मैं भेज चुकी हूँ. फिर भी किसी के पास कुछ नहीं रह जाएगा तो प्लीज़ आप ग्रुप को रेफर कर लीजिएगा, या मुझे टेक्स्ट कर देंगे तो मैं कोशिश करूँगी आपको भेजने का दोबारा. ये सब कुछ वैसे मैंने टॉपिक्स भेजे हुए हैं ग्रुप में. ठीक है, अब एलपीजी एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं. एलपीजी का बेसिकली मतलब जो होता है, इट इज़ अ फुल फॉर्म
it is an abbreviation you can say, and LPG stands for liberalization, privatization and globalization. ये तीनों चीज़ें क्या होती है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। और बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये भी देखना है कि इन तीनों चीज़ों का रिफॉर्मेशन कैसे हुआ है हमारी कंट्री में, कब ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, कब हमने सोचा कि हम लिबरलाइज होंगे, कब हमने सोचा कि हम प्राइवेटाइज होना शुरू होंगे या नहीं होंगे, और ग्लोबलाइज हम लोग कब हुए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कब ग्लोबलाइज हुई, यानी कि ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल ट्रेड में हम लोगों ने कब एंटर किया, कब हमने वो बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, एंड ऑल दैट is all these things we will cover in this topic. So LPG reforms की अगर हम बात करें 1991 में, it is a strategic shift in the Indian economy. 1991 में when again I told you that time finance minister was Dr. Manmohan Singh, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें इंडिया में इकोनॉमी में काफ़ी रिफॉर्मेशन लाया बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. And Indian economy has shifted and changed a lot during that time. During that crisis time also we were in a situation wherein we were out basically. थी तो crisis problem तो थी, country में आ गई थी या जो भी हुआ था, but he put us out of that situation. जो भी क्राइसिस था उससे हम लोग एक तरीके से बाहर आ गए थे. नाउ लिबरलाइजेशन और ये मतलब LPG, ये तीनों का बेसिकली कैसे रिफॉर्मेशन हुआ. सो वी विल स्टार्टेड फ्रॉम 1991 when there was a strategic shift in the Indian economy which changed the very nature of the Indian reality today. जो आज हम हैं, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो हमारा 1991-92 में और उसके बाद जितने भी रिफॉर्म्स हुए उससे हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी आज की इकोनॉमी पे कि हम आज कहाँ पर स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, या हमारा क्या रैंकिंग है, या लोग क्या इंडिया को समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड क्या इंडिया को समझता है, या हमारी क्या पोजीशन है कहाँ पे, और हम कुछ सुप्रीम पावर्स में हैं, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपको या किसी भी एक कंट्री को ग्लोबल बनाने के लिए या कहीं पर आपको एक अच्छी जगह पे पोजीशन करने के लिए. बाकी सारी कंट्रीज, हर कंट्री जो डेवलप्ड है वो तो अपने आप को ऊपर रखती है और रखेगी और बोलेगी भी कि हाँ ठीक है देखो वी आर द सुप्रीम पावर्स, या यूएस अपने आप को जैसे सुप्रीम पावर बोलता है कि वी आर दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, और जो हम कहेंगे यूएस बेसिकली अपने आप को बॉस भी समझता है फॉर द अदर कंट्रीज, एंड इट सेज दैट व्हाटएवर दे विल डिफाइन द पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स वो ही पूरी दुनिया में अप्लाई होंगी एंड एवरी कंट्री शुड फॉलो देम. उनका एक तरीके से ये रहता है. तो हर कंट्री अपने आप को समझती है कि हम भी स्ट्रॉन्ग हैं और हम दूसरों को नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है. बट बेसिकली रियलिटी इज दिस कि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कम्प्लीटली नहीं है. उसे किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज पर या और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर डिपेंड करना पड़ता ही है. ठीक है, तो स्टैटिक डायमेंशंस क्या हुआ, अभी हम बेसिकली इसमें नेचर पढ़ने वाले हैं हम इंडियन इकोनॉमी एज इन दी LPG, और क्या हमारा LPG का आउटकम बेसिकली रहा रिफॉर्म्स को लेकर, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन प्री रिफॉर्म एरा, जब हमारे पास ये सब ये आ रहा था कि कोई रिफॉर्मेशंस नहीं थी,